दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में हमने नन ट्राइबल पिता से हुए ट्राइबल माओ के बच्चों के हक और उनके ट्राइबल स्टेटस पर बात की थी। वैसे आज मैं किसी और टॉपिक पर बात करना चाह रहा था, पर उस वीडियो में मुझे कुछ ऐसे सवाल और कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसका जवाब देना और उन कमेंट्स को आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। तो आज की ये वीडियो ऑफस्प्रिंग वाली वीडियो का सेकंड पार्ट की तरह होगा और हम ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, कुछ कमेंट्स पर बात करेंगे और बाद में रोज की तरह एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम ऑफस्प्रिंग इशू पर और एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से, खास करके उन लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूं जिनके कमेंट्स का मैं अभी तक जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, पर अभी मेरा समय ही कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं आपके उन कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। बट आई राइट बैक टू ऑल ऑफ यू वेरी सुन एंड दैट्स अ प्रॉमिस। तो पिछली वीडियो में मैंने इस इशू को 4 फेजेस में इरेडिकेट करने की बात की थी, पर कुछ ऐसे क्यूरियस, माइंड स्ट्राइकिंग और ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट सवाल आए हैं जो सच में इस समस्या के समाधान लाने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। एंड यस ऑफ कोर्स आई हैव टेकन अप अ वेरी गुड सजेशन एज वेल। दोस्तों अगर किसी की मां नॉन ट्राइबल है और पिता ट्राइबल है तो क्या होगा? दरअसल ये सवाल है या 5304 का। इनफैक्ट इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, एज आई टोल्ड, अगर किसी की मां नॉन ट्राइबल है, बेसिकली नॉन एपीएसटी है, तो बच्चे का क्या होगा? देखिए ये सवाल बहुत बेसिक है। अगर आपने मेरी लास्ट एपिसोड देखी हो तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि ये बात एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात है। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जैसे कि आप भी जानते हैं, कोई भी महिला अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे को अपना सरनेम नहीं दे सकती, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ही होता है कि एक पुरुष मैन सोसाइटी में ज्यादा पावर और प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। तो ऐसे समाज में माँ चाहे ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो या फिर फॉरेनर ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बच्चा अपने पिता के टाइटल को ही अडॉप्ट करेगा। इंडिया के मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के पैटर्न को फॉलो करती है और अरुणाचल विद नो डिफरेंस इस पेट्रियार्कल सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। तो यहां भी माँ की कम्युनिटी या ट्राइब मैटर नहीं करेगा और बच्चा पिता का ही टाइटल को अडॉप्ट करेगा। मीन्स ट्राइबल फादर और नॉन ट्राइबल मदर के बच्चे ट्राइबल ही होंगे। इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। What if an APST woman marries a non-APST man? तो ये इनका दूसरा सवाल है। आपके इस दूसरे सवाल के लिए एक और कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें कुछ और तरह थोड़ा सा और डीप जाते हैं और इस कंफ्यूजन को पूरी तरह दूर करते हैं। देखिए, भारत में अगर कोई फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहे तो वो ले सकता है। इसके लिए ऑफकोर्स उन्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, उन्हें फॉलो करने होंगे। इनफैक्ट आपको पता ही होगा, इंडिया में सिटीजनशिप पाने के लिए 5 रास्ते हैं: by birth, by descent, by registration, by naturalization, and when a territory is incorporated, maybe of course after a war or so. आप इस शख्स को जानते हैं, अदनान सामी। ये बेसिकली एक पाकिस्तानी सिटीजन थे। पर 2016 में इन्होंने नेचुरलाइजेशन के जरिए इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर ली थी। तब हमारे रिजिजू साहब जूनियर होम मिनिस्टर थे। दोस्तों आप इन्हें भी जानते हैं, राहुल गांधी। नहीं, ये फॉरेनर नहीं है, ये बाय बर्थ इंडियन है, पर इनकी मां सोनिया गांधी इटालियन थी और सोनिया गांधी ने भी बाद में राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिता से शादी करने के बाद इंडियन सिटीजनशिप एक और कर ली थी। तो ये जो नेशनलिटी की बात है वो एक और की जा सकती है, पर जहां तक एसटी स्टेटस की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरली पाए जाते हैं। मीन्स ये सिर्फ जन्म के साथ ही, बाय बर्थ ही नेचुरल राइट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो एक बार आप अगर ट्राइबल पैदा हो गए तो आप मरते दम तक ट्राइबल ही रहोगे। मतलब एक ट्राइबल महिला भी अगर किसी नॉन ट्राइबल के साथ शादी कर लेती है तो भी वो अपना ट्राइबल स्टेटस नहीं खोएगी। शी शैल रिटेन ऑल हर ट्राइबल राइट्स टिल हर डेथ। Now what will happen to the child of a single APST mother? ये सवाल इंस्पायर्ड है सुशांत चकमा 4943 से। इन्होंने पूछा है, अगर किसी लड़की का, किसी अरुणाचली ट्राइबल अनमेरिड लड़की का किसी नॉन ट्राइबल से बच्चा हो जाता है तो उसका क्या होगा? अनमेरिड। देखिए, यह सवाल सच में बहुत ही सोचने में डालने वाला सवाल है। इससे जुड़े कई सवाल आ सकते हैं कि अगर
कोई लड़की किसी हालात की शिकार हो जाती है, जैसे वो रेप की विक्टिम होती है और किसी हालात के चलते, किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के चलते वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी नहीं कर पाती, तो क्या होगा? बच्चे को तो जन्म लेना ही है। इस केस में तो पिता को भी कंफर्म करना मुश्किल है। तो पता कैसे चले कि वो बच्चा ट्राइबल है या नॉन ट्राइबल है? ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस हो सकता है, पर पॉसिबल तो है। हमें इन जैसे हालातों के लिए भी तैयार रहनी होगी। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन फर्दर इन द वीडियो। हमें मानता हूं कि आंदोलन चलाना, अभियान चलाना, इन जैसी चीजों को लोगों के सामने लाने में काम आता है। और अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें एक शख्स है जिनकी माँ खुद नॉन ट्राइबल है और वे बताते हैं कि उनकी माँ को भी उनके परिवार वालों ने एसटी स्टेटस नहीं दिलवाया था। ताना तमार। इन जैसे लोगों की हमें सराहना करनी चाहिए। ये लड़का जो कर रहा है उसमें बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। पर याद रखना, आप इस पूरे मुहिम को सिर्फ भावनाओं के साथ आगे नहीं ले जा सकते। आपको इस मसले को टैक्टफुली डील करनी होगी, वरना जैसे मैंने अपनी पिछली एपिसोड में आपसे कहा था, अगर इसने गलत दिशा पकड़ लिया तो सुलझने के बजाय ये उलझ कर रह जाए। इसमें मेरे एक व्यूअर ने लास्ट वीडियो में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। ये सुझाव है रोसिमांकेंग 46 से। उन्होंने इसमें लेजिस्लेशन के किरदार को बहुत वेटेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक स्पेसिफिक ईयर सेट होनी चाहिए, जैसे सीएए के केस में 2014 है, उसी तरह अरुणाचल में एसटी स्टेटस के इस मसले के लिए भी एक ईयर तय होनी चाहिए, जिसके बाद ट्राइबल मदर और नॉन ट्राइबल पिता के केस में जो एसटी पाते हैं बच्चे, उसके बाद उस स्पेसिफिक ईयर के बाद वे इलीगल डिक्लेयर होंगे। मुझे ये सुझाव अच्छा लगा पर्सनली। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। पर मेरी नज़र में इसमें कुछ और क्लाउजेस ऐड करने होंगे, जैसे कन्फर्म्ड नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग्स के थ्रेशोल्ड ईयर के बाद उनके नेक्स्ट जनरेशन तक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, उनके राइट्स कैरी ओवर नहीं होने चाहिए और ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वे अपने ओरिजिनल टाइटल को इसके बाद अडॉप्ट कर लें। मेरे ख्याल से ये बहुत ही रिजनेबल सजेशन है, बहुत ही रिजनेबल कंडीशन है। इससे ज़्यादा कंसेशन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो अनरिजनेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पहले जो एसटी स्टेटस हासिल कर, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब वगैरह हासिल कर लिया है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनका चूल्हा भी जलता रहेगा और साथ ही फ्यूचर में उनकी पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी। तो इन सब के लिए लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि इस मैटर पर लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा एक्ट पास कर कानून बनाया जाए। तो इसमें हम सिंगल मदर केस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उनके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा एक कानून पारित की जा सकती है, जिसके बाद उनके बच्चे का क्या होना है ये डिसाइड होगा। तो इन सब के लिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के इंटरवेंशन का बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि इस मैटर पर लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा एक एक्ट बनाया जाए, कानून पारित की जाए। नहीं तो मोर्चे, आंदोलन वगैरह से हिंसा भड़कने के चांस तो रहते ही हैं, पर साथ में इसके फेल होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली एपिसोड में कहा था, सोल्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि जो सच में सोल्यूशन लाए। बाकी ये आपके और मेरे अकेले के चाहने से, नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। हम सबको फ्यूचर को आगे रखकर एक साथ सोचनी है एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करनी है। एंड एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न्ड, द गवर्नमेंट विल आल्सो फाइंड इट्स बेस्ट वे आउट हियर ओनली। देखिए, एडॉप्शन एक बहुत ही नोबल डीड है। हमारे देश में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ऑर्फेन्स एस्टिमेट किए गए हैं और कई लोग बच्चे एडॉप्ट करते हैं। इसमें एक अनाथ को एक परिवार मिल जाता है और किसी बे औलाद को संतान। और इस एडॉप्शन के लिए कई तरह के लॉज होते हैं। जहाँ तक ट्राइबल्स, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं और स्पेसिफिकली जो हम एपीएसटी की बात कर रहे हैं, इनके एडॉप्शंस की बात जब हो रही है तो इसे कई बार लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। इसे मैंने कई लोगों को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 को रेफरेंस लेते सुना है। यहाँ तक कि अरुणाचल के एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में भी एरोनियसली चाइल्ड एडॉप्शन को बीएफआर से जोड़ा गया है। पर जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, जिसके दौरान मैंने कई स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, लॉयर्स, एडवोकेट से बात की है, बिसाइड्स माय ओन रीडिंग्स, मुझे कहीं से भी और किसी से भी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंदर एडॉप्शंस के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन या लॉ या रेगुलेशन नहीं मिला। जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश के एडॉप्शन की बात है, 2015 से लेकर ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर किया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग आप जानते होंगे द कारा, द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी करती है। हालांकि अभी के इस ऑफस्प्रिंग इशू के बाद अरुणाचल प्रदेश में चाइल्ड एडॉप्शन कितना लीगल है और किस तरह के गाइडलाइंस फॉलो की जानी चाहिए,
अदर देन जो एग्जिस्टिंग जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये अभी क्लियर नहीं है। खैर, जब भी ये पिक्चर क्लियर हो जाता है मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। आपकी थोड़ी और जानकारी के लिए बता दूं, प्रायर टू 2015 इंडिया में एडॉप्शंस दो कानून के जरिए नॉर्मली गाइड की जाती थी। पहला, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जो हिंदूज के एडॉप्शन के साथ डील करता है। दूसरा है द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, जो नॉन हिंदूज के एडॉप्शन को देखते हैं। बट एज आई सेड, पोस्ट 2015 द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट द कारा की निगरानी में एक अम्ब्रेला लॉ की तरह काम करता है, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एडॉप्शंस को भी कवर करता है। अब एडॉप्शन के कंसेप्ट के परे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एसटी स्टेटस सिर्फ बाय बर्थ ही मिलता है, तो जो बच्चा जैसे कि मैंने कहा जो एडॉप्ट किया गया हो और वो खास करके अगर एपीएसटी नहीं है तो वो एपीएसटी या ट्राइबल हो ही नहीं सकता। बट लेट्स बी क्लियर दैट बीएफआर एक्ट 1873 में एडॉप्शन की कोई बात जिक्र में नहीं। प्लीज डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इससे थोड़े अलग कुछ व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि इन दैट केस ट्राइबल लड़कों को भी नॉन ट्राइबल लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए। कुछ हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि लुक्स में थोड़ी बहुत कॉकटेल में वो डिफरेंसेस आ जाते हैं ना। बट ये कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। अनलेस यू आर लिविंग इन अ मैट्रियार्कल सोसाइटी लाइक दैट इज इन मेघालय, a mother cannot literally pass on her surname, her title to her children. But for a man living in a patriarchal society can do this. He has the right to do so. कुछ दोस्तों के अरुणाचल के रिलीजन को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है। मेरे बाहर के दोस्तों को मैं बता दूं, हम रफली अरुणाचल प्रदेश को 3 भागों में बांट सकते हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट। यहाँ ईस्टर्न पार्ट में आपको ज्यादातर बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली थेरावाड़ा सेक्ट को फॉलो करते हैं। इनमें खामती सिंगपो जैसी कम्युनिटी आती है। सेंट्रल पार्ट में तानी क्लान के लोग पाए जाते हैं, आदि, आपातानी, गालो, निशी, तागी। इन लोगों का अपना इंडिजिनियस फेथ है और ये लोग इंडिजिनियसली दोनीपोलो रिलीजन को फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ क्रिश्चियनिटी का भी बहुत इन्फ्लुएंस है और कुछ लोग अभी हिंदू में कन्वर्ट हुए हैं। और हाल ही में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अरुणाचल के लोगों ने भी इस्लाम को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत जल्द इस रिलीजन और कल्चरल कन्फ्लिक्ट पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर अदर टॉपिक। देखिए, मिशमी और उनसे जुड़े कम्युनिटीज़ भी जो तानी क्लान और खामती सिंगपो कम्युनिटीज़ के बीच रहती है इस एरिया में, उनका भी अपना इंडिजिनियस बिलीफ है, इंडिजिनियस फेथ है। अब वेस्टर्न पार्ट में, खास करके एक्सट्रीम वेस्ट में, मोनपा और उनसे जुड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो फिर बुद्धिज़्म और बेसिकली महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। मैंने वैसे अरुणाचल की अलग अलग कम्युनिटीज़ पर एक वीडियो बनाई है, लिंक यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों, हमें समझ में आता है कि सिर्फ दोनीपोलो ही अरुणाचल का इंडिजिनियस बिलीफ नहीं है, इंडिजिनियस फेथ नहीं है। या दोनीपोलो के अलावा रंगफ्रा भी एक डेटी है, और उसी तरह मोनपा कहिए या खामती सिंगपो कहिए, इन कम्युनिटीज़ के लिए बुद्धिज़्म उनकी संस्कृति, उनकी इंडिजिनिटी से जुड़ी हुई है। रिलीजन के इस विषय पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश खुद एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। इस प्रदेश की संस्कृति और परंपरा की रक्षा करना यहाँ के लोगों की परम जिम्मेदारी है। आज कुछ लोग इस ऑफस्प्रिंग इशू को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और उनके काम सच में सराहनीय है। और जहाँ से मैं देख रहा हूँ, इस मूवमेंट को और ज़्यादा लीगल, और ज़्यादा प्रॉपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकते हैं। लेकिन मेरी समझ से अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं, जिसके कारण ये शायद शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। जैसे कुछ ही लोगों के सहारे ऑलमोस्ट पर्सनल कैपेसिटी में इसे आगे ले जाना, इसमें लीगल मिशनरीज का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होना, कंसर्न सीबीओ से कम कॉरस्पॉन्डेंस रखना, लेजिस्लेशन और प्रॉपर एक्ट्स के ना होना, मास अपील की कमी होना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये शॉर्ट लिव हो सकता है। नो डाउट इसे आगे ले जाने वाले लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर एक दो छोटे मोटे लोगों से एसटी वापस लेना या सरेंडर करवाना इस बड़े मिशन की कामयाबी, इस बड़े मिशन की सक्सेस नहीं कहलाएगी, बल्कि आपकी कामयाबी तब दिखेगी जब बड़े पैमाने में ऐसे लोग एसटी स्टेटस सरेंडर करेंगे जो सब जानते हो, समझते हो और समाज में हैसियत रखते हो और अपनी मर्जी से ये सरेंडर कर रहे हैं। वरना अगर ये सिर्फ कमजोरों पर ही सीमित रहेगा तो कल को समाज और इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, और हमें भी आगे आकर इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि 30 साल बाद
हमारी उस वक्त की जनरेशन ये कहती फिरे कि काश उस वक्त हमारे लोगों ने ये कदम उठाए होते। तो डियर ऑल, मेरी हर वीडियो में आप जानते ही मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं और मेरी सोच और मेरे सुझाव किसी समस्या के समाधान का हिस्सा बने। अगर वीडियो को और मेरी सोच को आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस मसले पर लोग ज़्यादा सोचें, अच्छी सोचें और नए सुझाव के साथ, नए समाधान के साथ आगे आएँ। और अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।